हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम कश्यप। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दृष्टि कोचिंग की मंथली करंट अफेयर मैगजीन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस मैगजीन को मंथली परचेस नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी तैयारी को इस वीडियो के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं संपादक की कलम से, क्योंकि परीक्षा के पास आपकी उत्तर पुस्तिका ही पहुँचती है। प्रिय साथियों, उम्मीद है कि आप आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मनोयोग से जुटे होंगे। जिन उम्मीदवारों ने इस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा नहीं दी है, मेरा ख्याल है कि वे अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा पर फोकस कर रहे होंगे। आपको हर्षद यह ध्यान रखना चाहिए कि कुल 2025 अंकों के इस परीक्षा में 1750 अंक सिर्फ मुख्य परीक्षा के हैं, जबकि इंटरव्यू में केवल 275 अंक हैं। ऐसे में यह कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इंटरव्यू आपका रैंक कुछ नीचे या कुछ ऊपर भले ही कर दे। आपके चयन में निर्णायक भूमिका तो मुख्य परीक्षा की ही होती है। यह सही है कि सिविल सेवा परीक्षा की प्रणाली कुछ हद तक व्यक्तिनिष्ठ तथा अनुमेय है, किंतु ऐसे आश्चर्यजनक परिणामों को की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मुख्य परीक्षा की संरचना में छिपी है। कई उम्मीदवार जो बहुत स्मार्ट, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और अच्छे वक्ता होने के बावजूद सिविल सेवा परीक्षा के विफल हो जाते हैं। उनकी बड़ी वजह यह है कि उत्तर लेखन के मामले में वे सिद्धहस्त नहीं होते। दूसरी ओर, मैं ऐसे बहुत से असफल आईएएस अधिकारियों को जानता हूँ जो अपनी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से दिखने और बातचीत करने में बहुत स्मार्ट नहीं थे, किंतु जिन्होंने उत्तर लेखन पर रात दिन कड़ी मेहनत की और मुख्य परीक्षा में ही इतने अंक हासिल कर लिए कि इंटरव्यू उनके लिए महज औपचारिकता बनकर रह गया। आज के इस लेख के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस बिंदु पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप देखने सुनने में चाहे कितने भी आकर्षित हों, परीक्षा के पास सिर्फ आपकी उत्तर पुस्तिका होती है। उसे आपकी नहीं, आपकी उत्तर पुस्तिका की स्मार्टनेस से मतलब होता है। पहला सवाल है कि एक आदर्श उत्तर की प्राथमिक पहचान क्या है। इसका उत्तर शायद आपको अजीब सा लगे। मेरी समझ में सबसे अच्छा उत्तर वही है जो प्रश्न का उत्तर है। मैंने पिछले वर्ष कई हजार उम्मीदवारों के उत्तरों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि अधिकांश उत्तर प्रश्न के इर्द गिर्द मंडराते हैं, पर प्रश्न से सीधी मुठभेड़ नहीं करते। मेरी पहली सलाह यह है कि प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसका उत्तर दीजिए। उसके आगे पीछे या दाएं बाएं विचरण मत कीजिए। उम्मीद उम्मीदवारों की एक सामान्य दुविधा यह होती है कि वे शब्द सीमा का पालन करने को लेकर कितने सचेत रहें। शब्द सीमा इसलिए बताई जाती है ताकि उम्मीदवार अनावश्यक रूप से लंबे उत्तर ना लिखे। मैं ऐसे कई आईएएस टॉपर्स को जानता हूँ जिन्होंने शब्द सीमा के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं, फिर भी उन्हें उन्हीं विषयों में सर्वोच्च अंक हासिल हुए हैं। इसकी साधारण सी वजह यह है कि उनके उत्तरों की विषय वस्तु दमदार थी और परीक्षक उन्हें पढ़कर भी आनंद महसूस कर पा रहे थे। मेरी भी आपको यही सलाह है कि अगर आपके पास दमदार विषय वस्तु है और वह निर्दिष्ट शब्द सीमा में नहीं आ पा रही हैं, तो चिंता मुक्त होकर उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि आप शब्द सीमा का भले ही अतिक्रमण कर लें, समय सीमा से तो बंधे ही हैं। विद्यार्थी की एक दूसरी दुविधा यह होती है कि वे अपने उत्तर बिंदुओं में लिखे या पैराग्राफ में। इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। सही तरीका यह है कि आप प्रश्न की मांग को समझें और उसके अनुसार इस बात का फैसला करें। अगर प्रश्न में किसी सूची या वर्गीकरण की मांग है, तो आपका उत्तर निसंदेह बिंदुवार होना चाहिए, जबकि शुद्ध विश्लेषण की मांग करने वाले प्रश्नों में आपका पैराग्राफ प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी भी प्रश्न में आपको लगे कि उत्तर लेखन की दोनों पद्धतियां लागू हो सकती हैं, तो आपको बिंदुवार पद्धतियों की को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि उस पद्धति में परीक्षा के लिए उत्तर को तेजी से समझना संभव हो पाता है। कुछ प्रश्नों में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआती चर्चा पैराग्राफ के रूप में करें और उत्तर के दूसरे भाग के लिए बिंदुओं का प्रयोग करें। विद्यार्थियों की एक अन्य आम दुविधा है कि उत्तर में रेखाचित्र या मानचित्र आदि का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं। इस संबंध में बुनियादी विचार यह है कि जिस भी युक्ति से आप अपने उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं, आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, शर्त यह है कि उस युक्ति की मांग उस प्रश्न के भीतर से उठाई हुई दिखे।
अगर किसी प्रश्न में विभिन्न तथ्यों का आपसी संबंध या वर्गीकरण दिखाना है तो आप वेन डायग्राम, पाई चार्ट, तालिका या साधारण रेखाचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके उत्तर को आकर्षक बनाने के लिए आपको कुछ और युक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना ऐसा पहला उपाय है। बस यह याद रखें कि जितने कम शब्द रेखांकित होंगे उन्हें रेखांकित किए जाने का महत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा ना हो कि आधे से ज़्यादा पृष्ठ रेखांकित हों और रेखांकन का महत्व ही समाप्त हो जाए। भाषा शैली के स्तर पर कुछ आधारभूत बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए। आपके लेखन में वर्तनीय संबंधी अशुद्धियाँ ना हो, यह बहुत ज़रूरी है। आपका शब्दावली में तत्सम यानी संस्कृत परंपरा के शब्द अधिक होंगे तो बेहतर होगा। जब आप कोई कठिन तकनीकी शब्द हिंदी में लिखें तो कोष्ठक में मूल अंग्रेजी शब्द रोमन लिपि में भी ज़रूर लिख दें, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षक उस हिंदी शब्द से परिचित ना हो। विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, कोमा, सेमीकोलन, उदाहरण चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह इत्यादि का सटीक प्रयोग करने में उत्तर में गजब का प्रभाव पैदा होता है और परीक्षक उन्हीं शब्दों पर रुकता है जहाँ आप उसे रोकना चाहते हैं। इसलिए विराम चिन्ह का सटीक प्रयोग करना भी आपकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। सुझाव और भी हैं पर स्थान कम है, इसलिए बाकी सुझाव आगामी अंकों में। उम्मीद है कि जो सुझाव ऊपर दिए गए हैं वे आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे और आपको मसूरी पहुंचाने में मददगार बनेंगे। धन्यवाद।